Fun Bells। बारिश में घमंडी पपीते का पेड़। मैं तो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझ पर इतने रसीले फल लगते हैं, बल्कि जब मेरे फल खत्म हो जाते हैं तो मेरा मन तो बड़ा उदास हो जाता है। अरे पपीते, तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने जैसी क्या बात है? हंसू नहीं तो और क्या करूं? देखो तो, बड़ी बड़ी बातें कर भी कौन रहा है, जिसके ऊपर फल भी इतना छोटा लगता है कि खाने से पहले ही खत्म हो जाता है। देखो पपीते, तुम्हें इस तरह से जामुन का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माना कि जामुन का फल बहुत छोटा होता है, लेकिन स्वाद और गुणों में जामुन किसी से कम नहीं। पीपल और बरगद, तुम दोनों तो चुप ही रहो। किसी को आज तक कभी एक फल खिलाकर पेट भरा है जो बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो? तुम दोनों की तरह बिना फल का पेड़ होने से तो अच्छा है मैं सूख कर गिर जाना पसंद करूंगा। तुम दोनों तो पेड़ भी कहलाने के लायक नहीं हो। सुंदरपुर एक बहुत घना और सुंदर जंगल था, जहाँ सिर्फ पशु पक्षी ही नहीं, पेड़ पौधे भी मिलजुल कर रहा करते थे। आम, अमरूद, पपीता, जामुन, पीपल और बड़, यूं तो बहुत से पेड़ लगे थे, लेकिन पपीता बाकी पेड़ों से अलग था। इस जंगल में मेरे जैसे कमजोर पेड़ के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कितना अभागा हूँ जो अकेले में अपने दिन गुजार रहा हूँ। पपीते का पेड़ हीन भावना से भरा हुआ था, जहाँ एक तरफ आम, जामुन और अमरूद के घने और ऊंचे पेड़ों पर दिन भर पक्षियों का मेला लगा रहता था, वहीं एक तरफ था पपीते का पतला दुबला सा पेड़, जो न तो घना था और न ही इसमें काफी समय से कोई फल लगा था, इसलिए कोई भी पक्षी उसके आसपास नहीं आता था। अरे वाह, ये चिड़िया तो बड़ी सुंदर है और देखने में इस जंगल की भी नहीं लगती। मैं इसे बुलाकर अपने पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए कहता हूँ। अगर इसके साथ मेरी दोस्ती हो जाएगी तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। रिमझिम चिड़िया, तुम्हारे पंखों का रंग तो बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है तुम बाकी पक्षियों से अलग हो, इसलिए तुम्हें अपना घोंसला भी बाकी पक्षियों से अलग ही बनाना चाहिए। अरे पपीते, मैं बाकी पक्षियों से अलग नहीं रहना चाहती। मुझे सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद है। जामुन के ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए ही तो दूसरे जंगल से उड़कर मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन देखो ना, वहाँ आम, जामुन और पीपल पर कितनी भीड़ है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। मेरे ऊपर एक भी पक्षी का घर नहीं है। तुम यहाँ पर बड़े आराम से रह सकती हो और फिर मेरे जैसा अच्छा दोस्त भी तो मिलेगा ना। मुझे माफ करो पपीते, लेकिन तुम्हारे पत्तों में ना तो छांव है और ना भी पेड़ पर कोई फल लगता है। मैं यहाँ घोंसला नहीं बना सकती। रिमझिम चिड़िया का जवाब सुनकर पपीता बहुत निराश हो जाता है और आंसू बहाने लगता है। पपीते को उदास देख आम का पेड़ पपीते को आवाज लगाता है। पपीते, क्यों उदास हो? जब तक अपनी तुलना दूसरे पेड़ों से करते रहोगे, खुश नहीं रह पाओगे। स्वीकार करो कि तुम पपीते हो, आम नहीं। इसलिए चाहकर भी आम जितने ऊंचे और घने नहीं हो सकते। तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो ना? मुझे नीचा दिखाने के लिए ये तुम सब कह रहे हो? देखो पपीते, अभी सही समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो तुम्हारे पेड़ पे भी बड़े बड़े रसीले पपीते लगेंगे और फिर फल खाने के लिए जंगल के सभी पक्षी तुम्हारे पास भी आएंगे और तुमसे दोस्ती भी करेंगे। बस थोड़ा इंतजार करो। जैसा कि आम ने कहा था वैसा ही होता है। कुछ सालों बाद पपीते के पेड़ में ढेर सारे फल लग जाते हैं। अपने फलों को देखकर पपीता फूला नहीं समा रहा था और घमंड में चूर हो गया था। एक दिन, अरे बरगद दादा, बारिश शुरू हो गई और उसी के साथ मेरे ऊपर लगे सारे फल खत्म हो गए। फल टूटने के बाद मैं बड़ा हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ। अरे आम के पेड़, ऐसी बातें क्यों करते हो? ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे ऊपर इतने स्वादिष्ट रसीले फल लगते हैं, जिसके लालच में सभी पशु पक्षी तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। मुझसे पूछो, फल के बिना जीना कैसा होता है?
बरगद दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी इस बात का ताउम्र अफसोस रहेगा कि मैं इस जंगल के पशु पक्षियों का पेट भरने के लिए कुछ दे नहीं सकता। और एक तुम हो, तुम्हारे ऊपर हर बरस इतने रसीले आम लगते हैं जिन्हें खाकर ना जाने कितने पशु पक्षियों की भूख शांत होती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा बरगद और पपीते भाई ने। मैं तो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझ पर इतने रसीले फल लगते हैं। बल्कि जब मेरे फल खत्म हो जाते हैं तो मेरा मन तो बड़ा उदास हो जाता है। जामुन की बात सुनकर पास में ही गर्व से तनकर खड़े पपीते के पेड़ ने एक जोर का ठहाका लगा दिया। अरे पपीते, तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने जैसी क्या बात है? हंसू नहीं तो और क्या करूं? देखो तो, बड़ी बड़ी बातें कर भी कौन रहा है जिसके ऊपर फल भी इतना छोटा लगता है कि खाने से पहले ही खत्म हो जाता है। देखो पपीते, तुम्हें इस तरह से जामुन का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माना कि जामुन का फल बहुत छोटा होता है, लेकिन स्वाद और गुणों में जामुन किसी से कम नहीं। पीपल और बरगद, तुम दोनों तो चुप ही रहो। किसी को आज तक कभी एक फल खिलाकर पेट भरा है जो बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो? तुम दोनों की तरह बिना फल का पेड़ होने से तो अच्छा है मैं सूख कर गिर जाना पसंद करूंगा। तुम दोनों तो पेड़ भी कहलाने के लायक नहीं हो। पपीते, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। पीपल और बरगद के पास फल नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी और भारी शाखों में कितने पक्षियों का बसेरा है, ये बात तो तुम जानते ही हो। पीपल और बरगद की ठंडी छांव गर्मी में कितने पक्षियों को ठंडक देती है, ये क्या किसी से छिपा है? सभी पक्षियों को बरगद और पीपल का पक्ष लेते देख पपीता बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे ठीक है, जाओ जाओ, तुम सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। वैसे भी तुम्हारे साथ मेरी कोई बराबरी नहीं है। कहाँ मेरे इतने बड़े बड़े रसीले फल और कहाँ तुम लोगों के छोटे छोटे फल जिसमें किसी भी पक्षी का पेट नहीं भर सकता। छोटे लोग छोटी बात ही करेंगे। मेरी अब तुम लोगों से कोई बराबरी नहीं है। पपीते, तुम तो घमंडी हो गए हो और घमंड में चूर होकर सबका दिल दुखा रहे हो। अब जब मेरे अंदर घमंड करने लायक बात है तो हाँ, कर रहा हूँ मैं घमंड। जिसके अंदर गुण हो तो वो लोग भी घमंड कर लेना। बहस करके सारा मूड ही खराब कर दिया। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं तो भी आराम से हवा का आनंद लूंगा। आम दादा, छोड़ो ना पपीते को, मेरी बात सुनो। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, आपके फल तो खत्म हो गए, अब हम कैसे अपना पेट भरेंगे? आपके रसीले आम के लिए ही तो हमने यहाँ घोंसला बनाया था। टुक टुक, क्यों चिंता करती हो? आम के फल खत्म हो गए तो क्या हुआ? मेरी ओर देखो, बरसात आते ही मेरे ऊपर कितने फल आ गए हैं। आप सभी आराम से मेरे फल खाकर अपना पेट भर सकते हो। बेचारी टुक टुक की भी क्या गलती है। जब सामने इतना हरा भरा पपीते का पेड़ खड़ा हो जिस पर इतने बड़े बड़े पपीते लगे हों, तो फिर उन पपीतों के सामने तुम्हारे छोटे छोटे अमरूद कहाँ दिखाई देने वाले हैं? टुक टुक, जाने दो उन्हें। तुम तो मेरे पास आओ और आराम से मेरे पपीते खाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं पपीते। जिस तरह से तुमने आम दादा और बरगद के साथ बात की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रहने दो, मुझे तुम्हारे पपीते नहीं चाहिए। मैं अपना खाने का इंतजाम कहीं और कर लूंगी। अरे जा जा, बहुत घमंड है ना तुझे अपने आम दादा पर। इस आम, बरगद और पीपल जामुन में एक भी फल नहीं बचा है। मैं भी देखता हूँ तुम सब जो इन सब पेड़ों की तरफदारी करते हो कैसे अपना पेट भरोगे। पपीता गर्व से तनकर खड़ा हुआ था। कुछ समय पहले तक पक्षियों को प्यार से अपने पास बुलाने वाला पपीता फल लगने के बाद इतना घमंडी हो गया था कि जंगल के पेड़ पौधे हों या पक्षी, किसी से भी सीधे मुंह बात तक करने को तैयार नहीं था। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मैं दाने की तलाश में कहीं भी नहीं जा पा रही। अमरूद के पेड़ के भी सभी फल खत्म होने को आए हैं। समझ नहीं आता, अगर बारिश नहीं रुकी तो भोजन का इंतजाम कैसे होगा? अरे टुक टुक, इतने परेशान क्यों नजर आ रही हो? तुमने खाना खाया है या नहीं?
दादा, ना तो मैंने खाया है, ना ही 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ खाया है। सबको भूख लगी है, लेकिन इतनी तेज बारिश में समझ नहीं आता कहाँ से भोजन का इंतजाम करूं। अरे टुक टुक, तुम चिंता क्यों करती हो? देखो ना, पपीते के पेड़ पर कितने बड़े बड़े पपीते लटके हैं। अब कोई भी पेड़ अपने फल खुद तो खा नहीं सकता। ये फल तो तुम लोगों के लिए ही है। जाओ और जाकर पपीते से एक फल मांग लो। आम दादा ठीक कह रहे हैं, पिछली बातों को भुला दो और पपीते के पेड़ के पास जाकर एक पपीता ले आओ। मेरे घोंसले में तो अभी 1-2 दिन का खाना बचा है। अगर अगले 2 दिन में बारिश न रुकी तो फिर मेरे पास भी पपीते से मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। सबके समझाने के बाद टुक टुक गिलहरी पपीते के पेड़ के पास जाती है। सुनो भाई, तुम्हारा पेड़ तो पीले रसीले पपीतों से लदा हुआ है। अगर तुम एक पपीता मुझे दे दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। टुक टुक की बात सुनकर पपीता जोर से ठहाका लगाता है। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुझे मेरी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अब मेरा फल मांगने चली आई। नहीं, मैं तुझे अपना पपीता नहीं दूंगा। जाओ, जाकर अपने आम दादा से कहो कि कहीं से भी आम लाए और तुम्हारी भूख मिटाए। पपीते की कड़वी बातें सुनने के बाद टुक टुक रोते हुए वापस आ जाती है और बाकी पक्षियों को सारी घटना सुना देती है। ये तो पपीते ने बहुत गलत बात कही, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुसीबत में हम सभी को एक दूसरे के काम आना चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, हम सब भी कसम खाते हैं कि चाहे जो हो जाए कोई भी पपीते का फल नहीं खाएगा। देखते हैं आखिर कब तक अपने पपीते लिए घमंड में खड़ा रहेगा वो। सभी पक्षियों ने ठान लिया था कि अब चाहे जो हो जाए कोई भी पपीते का फल न खाएगा। अगले 3 दिनों तक लगातार तेज बारिश होती रही और भारी पपीतों के वजन के कारण पपीते का पेड़ एक ओर को झुक जाता है। सुनो बरगद, तुम्हारे ऊपर तो कितने सारे पक्षी रहते हैं। तुम उनसे कहो ना कि मेरे फल तोड़कर ले जाएं, तो मेरा वजन कुछ कम हो जाए। देखो ना, वजन के कारण मैं एक और झुक गया हूँ। अब ये बोझ मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरी ओर मेरी जड़ों में पानी भर गया है। अब मैं ज्यादा देर खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। माफ करना पपीते, जंगल का कोई भी पक्षी तुम्हारे पेड़ का फल नहीं खाना चाहता। अपने बुरे कर्मों का फल सभी को भुगतना पड़ता है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे ही बुरे कर्मों का प्रभाव है। कोई भी पक्षी पपीते तोड़ने के लिए नहीं आता और अपने ही बोझ में दबकर कुछ ही देर में पपीते का पेड़ जमीन पर गिर जाता है। देखा दोस्तों, इसीलिए कहते हैं घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। जिन फलों का इस पपीते को घमंड था, आज उन्हीं फलों के बोझ के कारण ये टूटकर मिट्टी में मिल गया। जंगल के सभी पक्षियों को आज एक बड़ी सीख मिली थी कि घमंड किसी को भी खत्म कर सकता है। इसलिए सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। मैंने झिलमिल को पागल बना दिया और उससे सबसे ज्यादा मटर हासिल कर ली। अब मुझे पूरे साल कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। झिलमिल और कुमकुम चिड़िया दोनों सगी बहनें थी। झिलमिल मेहनती थी, लेकिन कुमकुम लालची थी। दोनों एक दिन पेड़ की डाल पर बैठी थी। कुमकुम, मैं सोच रही थी कि हमें कुछ खेती करनी चाहिए जिससे हमारा गुजर बसर हो सके और हमें दाने की तलाश में ना जाना पड़े। बहन, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन हम खेती करेंगे किस चीज की? हमें तो कुछ उगाना भी नहीं आता, फिर हम खेती कैसे करेंगे? तू उसकी चिंता मत कर, हम बास चाचा से जाकर पूछ लेंगे। उन्हें बड़ी अच्छी खेती करना आता है। बात तो सही कह रही है, चल बास चाचा के पास चलते हैं। दोनों उड़कर हरिया बाज के पास पहुंच जाते हैं। हरिया अपना काम कर रहा था। बास चाचा, तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस खेतों का ही काम कर रहा था। ऐसी दवाई बना रहा था जिससे फसलों में कीड़ा ना लगे और मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है। फसलों में कीड़ा लगेगा तभी तो हमें कीड़े खाने को मिलेंगे। तुम तो बच्चे हो, बच्चे ही रहोगी। तुमको बस खाने की पड़ी होती है। अरे कीड़े तो हम एक दिन में खाकर खत्म कर देंगे।
लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए तो खेती करनी पड़ेगी ना, ताकि हम बरसात के मौसम में आराम से बैठकर खा सके। चाचा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम इसी काम से तुम्हारे पास आए थे। अच्छा, आज कौन सा काम था ऐसा तुम दोनों छोटी चिड़ियों को? चाचा, हम चाहते हैं कि हम भी खेती करें, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हम किसकी खेती करें। अरे तुम दोनों को खेती करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों मेरे यहाँ से ही दाना पानी लेकर चली जाना। चाचा, हम भी मेहनत करना सीखना चाहते हैं। तो एक काम करो, मेरे पास मटर के बीज रखे हैं, तुम दोनों मटर की खेती कर लो। हरिया उनको खेती के बारे में सब बता देता है। दोनों अपने घर के पास आ जाती हैं। ये जगह बहुत अच्छी है हमारी खेती करने के लिए, हमें इस जगह पर ही खेती करनी चाहिए। कुमकुम लालची किस्म की तो थी ही, वो कुछ सोच कर कहती है, नहीं नहीं, ये तो हमारे घोंसले से बहुत दूर हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मेरे घोंसले के पास खेत बना लो, मैं वहाँ से उस पर निगरानी भी करती रहूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों चिड़िया मेहनत से खेत बनाती हैं, उसमें मटर उगाती हैं। खेत में मटर आ जाती है। बहन, हमारी फसल तो बहुत अच्छी हो गई है। देखो कितने सारे मटर खेत में लगी हैं। अब हमें दाना चुगने इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। मटर के पकते ही हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। तुम सही कह रही हो, मटर पकने पर हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। दोनों चिड़िया रात में अपने अपने घोंसले में सोने जाती हैं। तब कुमकुम सोचती है, अगर मटर का बंटवारा हुआ तो हमें बराबर बराबर मटर मिलेंगे। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि झिलमिल से छुपकर थोड़े से मटर पहले से ही अपने घोंसले में लाकर रख लूं। वो ये सोचकर खेत की तरफ जाती है और रात में मटर के कच्चे दाने उठाकर अपने घोंसले में रखने लगती है। रात भर वो यही करती रहती है, जिससे बहुत सारे मटर के दाने इकट्ठे हो जाते हैं। अगली सुबह, ये हमारे खेत की फसल कौन बर्बाद कर गया है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मटर चुरा कर ले गया हो। बहन, होगा कोई जलनखोर। चल तू इतनी उदास मत हो, जिसका नसीब का था वो ले गया। कुछ दिनों बाद दोनों चिड़िया खेत पर जाती हैं। अब मटर भी पक गई हैं, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। हाँ, तू सही कह रही है। दोनों मटर के दानों को बांट लेते हैं और अपने अपने घोंसले में रख लेते हैं। झिलमिल अपने घोंसले में आकर कहती है, कितनी मेहनत से हमने मटर उगाई थी, लेकिन ना जाने किसने चोरी कर ली। खैर जो भी हो, मुझे जितनी मटर मिली है ये मेरे लिए बहुत है। कुमकुम अपने घोंसले में बैठकर सोचती है, मैंने झिलमिल को पागल बना दिया और उससे सबसे ज्यादा मटर हासिल कर ली। अब मुझे पूरे साल कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी हरी मटर के दाने खराब हो गए थे, जिस वजह से सूखे मटर भी खराब होने लगे थे और देखते देखते सारे मटर के दाने खराब हो गए। तब वो बैठकर रोने लगी। झिलमिल उसके पास आई। बहन, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बहन, मेरे सारे मटर के दाने खराब हो गए हैं। लेकिन मेरे मटर के दाने तो बिल्कुल सही हैं। तेरे मटर के दानों को क्या हुआ? मैंने लालच में आकर उस रात हरी मटर के हरे दाने चुरा कर रख लिए थे। ठीक से पके ना होने की वजह से वो मटर के दाने खराब होने लगे और उन्होंने बाद में सूखी मटर के दानों को भी खराब कर दिया। मेरा लालच मेरे किसी काम नहीं आया। मैं भूखे मर जाऊंगी। एक भी मटर का दाना नहीं बचा। तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। और हाँ, लालच करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तू चिंता मत कर, मेरे मटर के दानों में से आधे मटर तू ले ले। बहन, मैंने तेरे साथ धोखा किया, फिर भी तूने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कम से कम तेरे लालच की आदत तो दूर हो गई। हम फिर से खेती कर लेंगे। और दोनों चिड़िया हंसते हंसते गले लग जाती हैं।